Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history. Class 11th history chapter Paths to Modernization. I think this chapter is very important. Paths to Modernization. In this chapter, what we studied? Path to Modernization. Today we discuss, I mean to say that previous class we discussed about the little bit information about the whole syllabus, summary of the whole syllabus. हम लोगों ने बात की थी, हमने चाइना एंड जापान के डेवलपमेंट की बात की थी. हमने चाइना और जापान की डेवलपमेंट या यहां भी देते हैं. हमने चाइना और जापान के डेवलपमेंट पर चर्चा की थी. हमने ये भी चर्चा की थी कि रोल ऑफ हिस्ट्री in the development of these countries. हम लोगों ने चर्चा की थी some historians कुछ इतिहासकारों पे एंड सोर्स इतिहास समझने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उन पे. आई होप यू हैव रिमेंबर अबाउट दैट. आपको ये सारी चीजें याद होंगी ऐसा मेरा विश्वास है. माय डियर, path to modernization. This chapter is important. Why I am saying again and again? Because your examination is at hand. आपकी परीक्षा अभी जस्ट होने वाली है. फाइनल एग्जाम्स that has scheduled. So that's why being a last chapter of your syllabus, path to modernization, क्या हो जाता है, ये कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है. और इस चैप्टर को आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, देखना है. कल मैंने आपसे कहा था, कल की क्लास में अगर आपने ऑनलाइन वीडियो देखा होगा तो कल मैंने आपको कहा था कि वीडियो देखिए, उसमें आपको कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे कि किस तरीके से जापान विकसित होता चला गया और चाइना अभी भी पीछे था. चाइना एक बड़ा राज्य था, जापान एक छोटा स्टेट था. फिर भी जापान विकास की गति में आगे बढ़ा और चाइना विकास की गति में पिछड़ गया. इन चीजों पे हम लोगों ने बातें की थी. हमने आपसे ये भी कहा था
कि चाइना ने अपनी पॉलिसी, अपने विकास, अपने डेवलपमेंट के लिए दो चीजों पे विशेष बल दिया, और वो दो चीजें थी, पहला कि जापान ने कॉलोनाइजेशन की तरफ ध्यान दिया, अपनी कॉलोनीज बनाई, और दूसरा चाइना ने इन चीजों के प्रति आंतरिक अशांति के कारण ध्यान न दिया। दूसरा कारण, जापान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल दिया, जबकि चीन इस चीज में आगे न बढ़ सका। तो ये वो रीजंस थे, ये वो कारण थे जिसे जापान विकास की दौड़ में आगे बढ़ा और चाइना विकास की दौड़ में पीछे बढ़ा। हमने हिस्ट्री पे बात की और हिस्ट्री पे हमने कहा था, आई होप यू हैव रिमेंबर्ड दैट आई टॉट यू अबाउट दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री फॉर द रूलर्स ऑफ द चाइनीज एंड जापानीज एम्पायर. What they think about that, the importance of history? They felt that history is one of the best medium to guide us. So that's why it is our moral duty. It's our moral duty. क्या करना? To write history. हिस्ट्री को written form में तैयार कराना. So that's why the different departments were set up by rulers. Various inscriptions wrote by court writers, accounts, diaries, articles, book, text, accept it. It is very helpful for us to understand the history of Japan and China, that with the help of the foreign travelers account, Christian missionaries collections, and what they wrote on the basis of their personal experience, which they had absorbed in that country. I told them different name. मैंने बहुत सारे नाम पर चर्चा की थी कल की क्लास में, अगर आपको याद होगा तो। मैंने कुमिकुंताके की बात की, मैंने सीमा छिएन की बात की, मैंने इतने सारे नाम पे चर्चा की। मैंने आपसे मैटियो रिक्की के बारे में कहा, मार्को पोलो के बारे में मैंने बात की, मैंने जोसेफ नार्डिंघम और सैमसन जैसे मॉडर्न हिस्टोरियन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इस इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि डेमोग्राफी, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, डेमोग्राफी। चलिए तो आज इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टू मॉडर्नाइजेशन का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपके बुक में इंट्रोडक्शन। किस चीज का इंट्रोडक्शन दे रहा है? इंट्रोडक्शन दे रहा है दो देशों के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है आपका? किस चीज का इंट्रोडक्शन? तो ऑब्वियसली दो देशों की बात करेगा, चाइना का और जापान का। किन चीजों पे बात करेगा? डेमोग्राफी पे, डेमोग्राफी पे। चलिए देखते हैं क्या कहता है। डेमोग्राफी में किन चीजों का उल्लेख करता है? कहता है चाइना एंड जापान प्रेजेंट अ मार्क्ड फिजिकल कंट्रास्ट. China is a vast continental country that span many climatic zones. The core of dominated by three major river systems. The Yellow River. Okay. चाइना में तीन नदी। चाइना क्या है? कहता है it present
mark the physical contrast, China is a vast continental country. Vast continental country. पहले पॉइंट, that span many climatic zone, that span many climatic zone. थर्ड कहता है the core of dominated by three major river, three major river systems. Who dominated? Who dominated? Who dominated the core sector, या ऐसे कहें कि जो सेंट्रल पार्ट है, जो मेन केंद्र है चाइना का, उसको तीन नदियों के द्वारा क्या किया गया? सिंचित किया गया है, या तीन नदियों ने उसका अधिकांश क्षेत्र इनर कोर को कवर किया है। नदियां कौन कौन सी हैं? मैं नाम लिख देता हूं। फर्स्ट रिवर का नाम है येलो रिवर, येलो रिवर जिसे कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज में हुआंग ही। दूसरी नदी है यांगसी, यांगसी और तीसरी रिवर है यांगसी रिवर का भी नाम है चांगजियांग, चांगजियांग। ओके, और थर्ड रिवर है आपका लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड पोर रिवर, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, द माउंटेनियस। अब यहां पे येलो रिवर, यांगसी रिवर और चेंगजियांग, और थर्ड रिवर जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, वो नदी इसको वांगहो कहते हैं। अब देखिए, यांगसी, वांगहो, इसको येलो रिवर कहते हैं, और तीसरी लार्जेस्ट लॉन्ग कहती है, तीसरा क्या है कि ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड में, ये यांगसी विश्व की तीसरी लॉन्गेस्ट रिवर है। तो दो, और फिर कहता है कि इस तरीके से जो नदियों का क्रम है पूरी चाइना को कवर किए हुए है। A large part of the country is mountainous। जो सबसे बड़ा पार्ट है चाइना का वो पर्वतीय है, माउंटेनियस है। दो बड़ी नदियों के बारे में मैंने आपको उल्लेख किया। तीन बड़ी नदियों ने पूरे कोर को कवर किया हुआ है, जिसमें दो येलो रिवर, इसको वांगहे, और दूसरी यांगसी, इसको चांगजियांग कहते हैं। ये दो नदियां ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को, चीन को कवर करती हैं। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चाइना का अधिकांश क्षेत्र पर्वतों से घिरा हुआ है, माउंटेनियस है। चाइना बहुत बड़े क्षेत्र पे फैला हुआ है,
एक कॉन्टिनेंटल कंट्री है। द डोमिनेटेड एथनिक ग्रुप्स आर द हन एंड द मेजर लैंग्वेज इज चाइनीज। अब यहां पे जो जो जिस ग्रुप के लोग हैं वो किस ग्रुप के हैं? यहां पे हन वंश के लोग हैं। हन ये क्या है? एथनिक ग्रुप। और इनकी लैंग्वेज क्या है? मंदारिन। इनकी लैंग्वेज क्या है? मंदारिन। ये जो इनकी मेन लैंग्वेज है चाइनीज, जिसको मंदारिन कहते हैं, कहते हैं कि जो चाइनीज लैंग्वेज बात करते हैं हन वंश के लोग हैं। ये हन वंश के लोग सबसे ज्यादा संख्या में चाइनीज में है। मंदारिन उनकी लैंग्वेज है, चाइनीज उनकी मेन लैंग्वेज है। और जो वहां का मेन काम है, कहता है कि हन एंड द मेजर लैंग्वेज इज चाइनीज, बट देर आर मेनी अदर nationalities such as Uyghur, Hui, Manchu and Tibetan. And aside from dialects such as the Cantons and Shanghainese, who where we other minorities language spoken as well. Chinese food reflected the regional diversity with at least 4 distinct types. The best known as is the southern, the Canton's cuisine, as most observed Chinese come from the Canton area, which includes dim sum. Dim sum, it means literally touch your heart, and assortment of the pastries and the dumpling. In the north, wheat is the staple food, while the senzam species brought by the Buddhist monk in the ancient period. Along the Silk Route and the chilies by Portuguese traders in the 15th century have created a 50 cuisine. In Eastern Chinese, both rice and wheat are eaten. हमने चीन में भिन्न भिन्न प्रांतों में खाने वाली वस्तुओं के आधार पर उनकी विशेषताओं पर बात की। मैंने आपसे कहा, अगर आपको याद है, अभी जस्ट मैंने इन चीज़ों पर बातें की। मैंने आपसे कहा कि चीन और जापान का जो फिजिकल एक्सपेंशन है वो एकदम कंट्रास्ट, एकदम उल्टा है। चीन एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ है, लाइफ स्पैन कॉन्टिनेंटल कंट्री है। भाई जापान अत्यंत ही छोटा है। कहता है कि चीन महाद्वीपीय देश है। चीन में 3 प्रमुख नदियां हैं, पीली नदी, वांगहे, यांगसे नदी, छांगजियांग, जो दुनिया की तीसरी नदी है, और तीसरी नदी है पर्ल। थर्ड रिवर जो है वो पर्ल है, पर्ल नदी। 3 नदियां, 3 बड़ी नदियां। मैंने एक नाम लिख दिया सबका। मैंने येलो, यांगसी, देन आफ्टर पर्ल रिवर की बात की। 3 नदियों से चाइना का कोर सेक्टर घिरा हुआ है। इन 3 नदियों के अतिरिक्त जो चाइना का सब बड़ा क्षेत्र है वो पर्वतीय है, पहाड़ी है। चाइना में कई सारे एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एथनिक ग्रुप है हान। हन वंश के लोग चाइना में अधिकांशतः संख्या में पाए जाते हैं। हन के अलावा उइगुर, तिब्बतीज, कैंटनीज, कैंटन, हुई, मांचू, गुआंगजाओ जैसे कबाइलीज भी रहते हैं। जो चीन के हन वंश है, उनकी जो मेन भाषा है चीनी या पोतोंग हुआ, लेकिन और भी लोग अलग अलग भाषाओं में बातें करते हैं, जैसे कैंटनीज, कैंटन, गुआंगजाओ बोली, और उए की संघाइनीज बोली, संघाई की बोली वू जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाओं में भी बोलते हैं। चीनी खानों में, जो चीनी खाना, चाइनीज जो फूड है, चाइनीज फूड में अनेक डाइवर्सिटी दिखती है।
इनमें कम से कम 4 प्रमुख तरह के हमको फूड्स दिखाई देते हैं। सबसे जो मेन फूड है वहां का, वो देख साउदर्न पार्ट का कैंटोनी है, जो कैंटन और उसके आंतरिक क्षेत्रों की है। इसकी प्रसिद्धि, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशों में रहने वाले ज्यादातर लोग चीनी कैंटन प्रांत में आते हैं। वहां का जाना माना डिमसम, जो दिल को छू लेने की बात करता है, डिमसम डिमसम जो है वहां का, यही खाना है जो गुथे हुए आटे को सब्जी आदि भरकर उबालकर बनाए जा गए व्यंजन जैसा है, जिसको खाने के लिए लोग आते हैं। सिमिलरली आपके यहां का मोमो, वैसे ही वो डिमसम। इसके अलावा उत्तर में गेहूं चूकी मेन मुख्य आहार है, जबकि सेंचुआन में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु द्वारा लाए गए जो स्पाइसेस थे, मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सेंचुरी में जो पुर्तगीज वहां पे काली मिर्च लाए थे, उसके चलते खासा झालदार और तीखा खाना मिलता है। पूर्वी चीन में चावल और गेहूं खाए जाते हैं। ईस्टर्न चाइना में चावल और गेहूं दोनों इनका मुख्य भोज्य पदार्थ है। ये तो हुआ चाइना की बात। अभी जापान की बात करते हैं। चाइना के जस्ट अपोजिट जापान कई सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, कई सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। जापान एक ऐसा देश जो अत्यंत ही डिफिकल्ट कंडीशन में, अब अत्यंत ही आई मीन टू से दैट कि मैं उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, कि एक विकट परिस्थितियों में भी विकास को प्राप्त करने वाला है जापान। मैंने कल जापान को पढ़ाते वक्त आपसे कहा था कि जापान क्या है। जापान 4 आइलैंड्स इसके महत्वपूर्ण है। यदि जापान में 1700 से ज्यादा आइलैंड है, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर जापान बना हुआ है। इसमें सबसे बड़े द्वीप होन्शु, क्यूशु, शिकोकु और होकाइडो, ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है। अब जो द्वीप है 4 बड़े, उनके नाम देख लीजिए। होन्शु, क्यूशु, शिकोकु, thereafter होकाइडो, ये 4 बड़े द्वीप हैं। इसके अलावा एक और द्वीप की नाम है, कहता है ओकिनावा। ओकिनावा तेरा सबसे साउदर्न पार्ट में है। ओकिनावा द्वीप समूह जापान के सबसे दक्षिणी प्रांत में स्थित है। अब हमने 4 द्वीपों के नाम लिए, होन्शु, क्यूशु, शिकोकु और उसके बाद होकाइडो। मैंने आपसे कहा था कि ये 4 द्वीप जापान के कितने परसेंटेज पे है? करीब 90% जो जमीन है, भूमि है, लैंड है, उसको कवर किए हुए है। तो 4 द्वीपों में फैला हुआ जापान, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकु, ओकिनावा सबसे दक्षिणी प्रांत में स्थित है। सबसे दक्षिणी उसका द्वीपों की श्रृंखला है। लगभग बहमास वाले ही अक्षांश पर कुछ द्वीपों को 50% से अधिक जमीन माउंटेनियस है। अत्यंत ही
भूकंपी क्षेत्र है, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं वहां पे। इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहां की वास्तुकला को प्रभावित किया। अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो जापानीज है, लेकिन कुछ आइनू अल्पसंख्यक और कुछ कोरिया के लोग हैं जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया था जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। पेस्टुलिज्म जापान में डेवलप फॉर्म नहीं है, पेस्टुलिज्म होता ही नहीं। जापान का मेन जो बुनियादी फसल है वो मछली और प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। कच्ची मछली, सासिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है क्योंकि इसे बेहद सेहतमंद माना जाता है। माय डियर, आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। हमने जापान की कंडीशंस पे चर्चा की, जापान की डेमोग्राफी, जापान के एथनिक ग्रुप्स पे हमने बात की। मैंने आपसे कहा कि जापान जो एकदम छोटा देश है, चार छोटे छोटे द्वीपों में बना हुआ है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। यहाँ का मेन एथनिक ग्रुप्स जो है वो जापानीज है। जापानीज के अतिरिक्त वहाँ पे आइनू जो एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं वो लोग भी रहते हैं, और वहाँ पे कुछ कोरियाई मूल के लोग भी आकर के उनको रखा गया है, क्योंकि जब कोरिया जापान की कॉलोनी थी तो इन लोगों को यहाँ पे काम करने के लिए मजदूर के रूप में लाया गया था। जापान में पास्टोरलिज्म नहीं होता, पशुपालन उद्योग नहीं है, पशु नहीं पाले जाते। जापान का 50% माउंटेनियस है और वहां पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं। जापान में प्लेन जो समतल मैदान है उसका अभाव है, बहुत कम है। मिनरल्स की कमी है। मुख्य खाद्य पदार्थों में मछली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। वहां पे स्पेशल एक मछली है, सुशी और सासामी, रॉ फिश। It's widely popular dish around the world as it is considered very healthy. My dear student, again I am going to explain this paragraph. Japan by contrast is the string of islands. The four largest being Honshu, Kyushu, Shikoku and Hokkaido. The Okinawa, China is the southernmost, about the same latitude of the Bahamas. More than 50% of the land area of the main island is mountainous. And Japan is situated in a very active earthquake zone. These geographical conditions have influenced architecture. The population is largely Japanese, but there are small Ainu minority and Korean who were forcibly brought as labor when Korea was Japanese colony. Japan lacks of tradition of animal rearing. Rice is the staple crop and fish the major source of protein. Raw fish, sashimi, as I told you, it was क्या है ससामी, वो मछली है जो दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। हमने आपसे तो 3 चीजों पे बातें की, एथनिक ग्रुप्स की चर्चा की, जापान के एथनिक ग्रुप्स के बारे में हमने बात की। तो मैंने कहा जापानीज आइनू, जापानीज, आइनू और कोरियन। ये एथनिक ग्रुप है
जापान है। जापानीज वहां का मेन एथनिक ग्रुप है, जबकि आइनूस और कोरियन फोर्सली दे ब्रॉट फॉर द वर्क व्हेन कोरिया वाज कॉलोनी ऑफ जापान। जापान की कॉलोनी थी, तब ये लोग वहां लाए गए थे। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में शुरू करेंगे पहला टॉपिक जापान, और देखेंगे कि जापान में किस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस आए, किस तरीके से राजनीतिक बदलाव हुआ, और किस तरीके से बहुत ही जल्द जापान ने अपनी स्थिति विकसित राष्ट्रों के क्रम में लाके अपने को खड़ा कर लिया। सो गुड बाय एंड टेक केयर।